हेलो दोस्तों, जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडुटेरिया के बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। और टोटल 150 प्रश्न का अध्ययन हम एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा। और 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण तथ्य एवं टॉपिक है उसको सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। वो सारे वीडियो को जाके एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोगों की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में वो सारे वीडियो अति महत्वपूर्ण है और लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए हम इसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का पहचान करना है। तो सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये बात सही है। सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध जो है वो यूरोप के देश पुर्तगाल ने ही स्थापित किए थे। ठीक है। उसके बाद है पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का एवं पपीता की खेती की शुरुआत की। यह भी कथन सही है। उसके बाद है भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ये भी कथन सही है। उसके बाद है भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे 2 नंबर प्रश्न है, ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पहचानना है। ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह दक्षिण भारत में प्रचलित एक सामाजिक प्रथा थी। गलत बात। यह मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ये भी गलत है। और यह जो थी यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। ये कथन सही है। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। ददनी प्रथा जो थी वह 16वीं और 17वीं शताब्दी में काफ़ी प्रचलन में थी। ठीक है। और 17वीं शताब्दी में क्या है, काफ़ी प्रचलन में थी। ठीक है। उसके बाद है यह दक्षिण भारतीय भू राजस्व व्यवस्था थी। तो ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था? वो बताना है आपको। साधारण तोड़फोड़ के माध्यम से सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाना, ये भी इसमें शामिल था आज़ाद दस्ते। एक बार हम पहले आज़ाद दस्ता के आपको बता देते हैं। आज़ाद दस्ता की शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की थी। ठीक है। इनका मकसद जो था वह विदेशी शासन को अस्त व्यस्त करना था। ठीक है। अंग्रेज की शासन व्यवस्था जो चल रही थी वो सारे अस्त व्यस्त करना था, इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, साधारण तोड़फोड़ के माध्यम से सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाना शामिल था। जी हाँ। अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना ये शामिल नहीं था। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना ये भी था शामिल। रासायनिक पदार्थों तथा बारूदों द्वारा विस्फोट करके फैक्ट्री, कार्यालय आदि का विनाश करना ये भी उसमें शामिल था आज़ाद दस्ता में। ठीक है। इसकी सदस्य जो थे, इनके जितने भी सदस्य आज़ाद दस्ता थे उनकी विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि आप विदेशी शासन को अस्त व्यस्त कर सकें। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो यह 12 अगस्त 1765 को प्रथम इलाहाबाद की पहली संधि के तहत इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। ठीक है। इलाहाबाद की पहली संधि के तहत। ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक है। इसे भी याद रखेंगे, 1765 को। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि ज़रूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो वह स्ट्रेची समिति ने। किस समिति ने? स्ट्रेची समिति ने। वह लॉर्ड लीटन के समय में स्ट्रेची समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल क्या था? 1876 से 1880। ठीक है। इसे याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में शामिल था। तो तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र जो था वह तेभागा आंदोलन त्रिपुरा से शुरू हुआ था और यह बंगाल तक चला था। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ई नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। तेभागा आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय कंपा राम एवं भवन राम को जाता है।
यह 1946 में 1900 इसे भी याद रखेंगे 1946 में तेभागा आंदोलन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो यह पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत, तो दयानंद सरस्वती ने पुनर्जन्म एवं कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। मूर्ति पूजा का तो सख्त विरोधी थे, मूर्ति पूजा का वो सख्त विरोधी थी। बहुदेववाद का समर्थक नहीं थे, वह एकेश्वरवाद का समर्थक थे। उनका कहना था ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, यानी कि एक ही ईश्वर है। तंत्र मंत्र इनके भी वह सख्त विरोधी थे, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो वह क्रिस्टोदास पाल को क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि हिंदू पेट्रियाट के आगे चल करके हिंदू पेट्रियाट के संपादक बने थे। कब? तो 1861 में, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो सर्वप्रथम 1848 में सतारा का विलय हुआ था। किसका हुआ था? सतारा का। कब हुआ था? 1848 में। ठीक है, जैतपुर का विलय कब हुआ था? तो जैतपुर का 1849 में, इसे याद रखेंगे। जैतपुर 1849, झांसी 1853। किस तब? 1853। सर्वप्रथम किसका हुआ? सतारा का। अवध का जो है और अब अवध का विलय वह हड़प नीति के तहत नहीं हुआ था। ये कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में इसे अंग्रेजी राज में मिला लिया था। इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लातीफ़ ने किया था। कौन किए थे? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, अब्दुल लातीफ़। उसके बाद है पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग जो है वह किसने लिखी है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1870, 1874, 1876, 1879। ये सब गलत है। यह जो है वह 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया? लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया और उसके बाद रीपर ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? तो 1860 से 1862 में सर्वप्रथम बिहार में रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। 13 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो यह खुद्दीराम बोस थे, उनको फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में इनको फांसी कब मिली थी? तो इनको फांसी मिली थी 11 अगस्त 1908 को। कब मिला था? 11 अगस्त 1908 को खुद्दीराम बोस को फांसी मिली थी। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने मिलकर किंग्सफोर्ड की हत्या की साजिश बनाए, लेकिन उन्हें गलती से बम जो है वह कैनेडी की पत्नी और उनके पुत्री पर फेंक दिए थे, और जिनसे कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनको फांसी की सज़ा हुई थी। और प्रफुल्ल चाकू ने, दोनों एक ही साथ पकड़े गए थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली थी और खुद्दीराम बोस गिरफ्तार हो गए थे, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, आगे है किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध ब्रिटिश सरकार द्वारा 1934 में दिया गया था। सी नंबर इसका आंसर सही होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? अब नहीं का पहचान करना है तो राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना ये तो शामिल थे। अप्रियता को दूर करना, छुआछूत को दूर करना ये भी शामिल था। चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना ये भी शामिल था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में हिंदू मुस्लिम की एकता को मजबूत करना ये तो मुख्य कारण था।
तो इसमें से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसके रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने कहा था, जब इरविन ने उनकी 11 सूत्री मांगे को ठुकरा दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था, उसी में महात्मा गांधी बोले थे कि मैंने रोटी मांगी और मिला हमें पत्थर। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का याद रखेंगे इसका। चलिए 18 का है, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो यह मणिपुर में हुआ था, इसे याद रखेंगे। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मणिपुर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया। ब्रिटिश सरकार ने, थोड़ी सी पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, इसके लिए सॉरी, हम इसको पढ़ देते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया अगस्त प्रस्ताव में। कब किया था? अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वह जो थे अनुग्रह नारायण सिंह, एएन सिंह जो थे, एएन सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। अगर आपसे पूछता प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? वह एएन सिंह थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में हुआ कब था? तो 28 नवंबर, इसे याद रखेंगे, यह पूछ भी सकता है, 28 नवंबर 1940 को। कब हुआ था? 28 नवंबर 1940 को। आगे है, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार में किस जिलों में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? साइंटिफिक सोसाइटी के गठन जो है वो मुजफ्फरपुर में किया गया था, इमाद अली खां के द्वारा। इसे याद रखें, किसके द्वारा? इमाद अली खां के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ठीक है, आगे है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। आगे 24 नंबर प्रश्न है, क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लेख है वह शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? शिव पूजन सहाय। डी नंबर इसका आंसर होगा। आगे, विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? तो विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कदाचार कहलाता था विजयनगर साम्राज्य का सैन्य विभाग। आगे देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन लड़ा गया था? तो यह जो है वह सरहिंदी का युद्ध लड़ा गया था, जो 1555 में हुआ था। और इसके बाद हुमायूं को पुनः गद्दी मिल गई थी। ठीक है, और हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम आप इस तरह याद रख सकते हैं फ्रिक्वेंटली, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंदी। क्या? देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंदी। इसे आप बार बार 2-4 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंदी। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ? सरहिंदी हुआ। चलिए आगे देखिए, 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी कहा गया है? तो वह जो है अमीर हसन देहलवी। किन्हें कहा गया है? अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी कहा गया है। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? ये बताना है आपको। तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तो भारत में हुआ। जहांगीर का मकबरा तो सब जानते हैं, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में है, तो भारत से बाहर हो गए। उसके बाद बाबर का मकबरा काबुल में है, तो ये भी भारत से बाहर हो गए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, तो यह भारत में हो गए। तो इसका आंसर सी और डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे, निम्नलिखित में से अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोना का सिक्का था? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोना का सिक्का था? तो वह जो था वह संसब था। कौन था? संसब जो था अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोना का सिक्का था। रुपया किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह द्वारा चलाया गया था, यह चांदी का सिक्का था। जलाली किसके द्वारा? यह अकबर द्वारा चलाया गया था और यह भी चांदी का सिक्का था, जो
वर्गाकार था। कैसा था? वर्गाकार। उसके बाद इलाही, इलाही अकबर द्वारा चलाया गया था, वह गोलाकार सोना का सिक्का था इलाही। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, संसब सबसे बड़ा सिक्का था सोना का। चलिए आगे देखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की पहचान करना है, यानी कौन सा ऑप्शन गलत है। इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचमाकार धारण करने का आदेश दिया था, ये बात सही है। पंचमा आकार में केस, हम बोल देते हैं केस, कंघा, करा, कृपान, कच्छा, पाँच पंचमाकार धारण करने का संदेश दिया था प्रत्येक सिखों को। चलिए ये ऑप्शन तो सही है। आगे पढ़ते हैं, इन्होंने पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया, ये भी सही है। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया, ये भी सही है। इन्होंने सिख की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ किया, ये गलत है। लवन पद्धति इनके द्वारा नहीं, लवन पद्धति अमरदास के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? अमरदास के द्वारा। अमरदास के द्वारा, ये तीसरे गुरु थे अमरदास, इसलिए इसका आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर कथन असत्य है। 31 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल, लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वह हल के लिए किया गया था, लांगल शब्द का प्रयोग। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म दर्शन से है? तो क्षणिकवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कहता है, मौर्य समाज के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करना है। मौर्य समाज के संबंध में असत्य कथन का पहचान करना है मौर्य समाज के संबंध में। तो चलिए पहचानते हैं। मौर्य समाज की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये गलत है। मौर्य समाज की स्थापना 321 ईस्वी में नहीं, 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। असत्य कथन को पहचानना है तो ए नंबर गलत है। उसके बाद मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध एवं पारंपरिक पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, ये कथन सत्य है। जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है किसका? मौर्य शासक का। आगे देखते हैं, सी नंबर है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, तो ये भी कथन सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वह प्राकृत भाषा में है। डी नंबर है, दक्षिण भारत में प्राप्त अभिलेखों में अरेमाइक यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है और ए गलत है। बी और ए और डी गलत है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? किस तीर्थकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, ये दोनों का ऋग्वेद में इन दोनों का नाम वर्णित है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ई नंबर आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं, अब आगे का प्रश्न है, चोलकालीन उत्तर मयूर अभिलेख में सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है, तो असत्य कथन पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, ये सही कथन है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ ईमानदार होना चाहिए, ये भी कथन सही है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये गलत है। 30 से 70 के बीच के वर्ष नहीं, या 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। किससे? 35 टू 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए व्यक्ति की आयु, अगर आप उत्तर मयूर अभिलेख में सभा के सदस्य उस समय जो बनना चाहता था उनके लिए। ठीक है, चलिए डी नंबर इसका आंसर सही होगा। क्या होगा? डी नंबर। आगे 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना मयूर शर्मा ने की थी, यह कथन सही है। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनवासी थी, यह भी सही है। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था, यह भी सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, तो यह कथन सही है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी।
बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। उसके बाद है बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, तो ये कथन भी सही है। आगे पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी, ये गलत है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाती थी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। कथन असत्य कथन को बचाना था। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्लिनी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसकी तो नहीं का पहचान करना है, तो ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात व्यक्ति थे। कौन थे? अज्ञात व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है टॉलमी। टॉलमी जो है भारत का भूगोल, यह सही बात है। कात्यायन गार्गी संहिता, ये भी सही बात है। अली अहमद चर्चनामा के लेखक थे, ये भी सही बात है, ए नंबर गलत है। और प्लिनी जो थे वह पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक नहीं थे, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात व्यक्ति था, एक यूनानी अज्ञात व्यक्ति था, ठीक है। आगे देखते हैं आगे। और ये प्रश्न जो है वह बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा चुकी है, ठीक है, सिर्फ इतना ही पूछा गया था। इसके लेखक कौन है? आगे है, निम्न में से कौन सा अधिकार वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? निवास की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो चारों स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें चारों स्वतंत्रता शामिल है। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ई नंबर आंसर हो जाएगा। और 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें 2 और बच गए, भाषण और संगठन की स्वतंत्रता, ठीक है। भाषण की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आगे वरीयता क्रम, इससे भी प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वरीयता अनुक्रमण में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो यह लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य के लिए राज्य भाषा का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य के लिए राज्य भाषा का निर्धारण जो है वह कौन करता है? तो संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है। राज्य के लिए राज्य भाषा का निर्धारण जो करता है वो अनुच्छेद 345 के अंतर्गत करता है। कितना? अनुच्छेद 345, अनुच्छेद भी याद रखेंगे, ठीक है। अवसर की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में किनमें किया गया है? तो अवसर की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 16 के तहत मौलिक अधिकार में भी किया गया है और प्रस्तावना में किया गया है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। मूल अधिकार और प्रस्तावना अनुच्छेद 16 के तहत अनुच्छेद 16 के में किया गया है, मूल अधिकार में और प्रस्तावना में भी अवसर की समानता की बात कही गई है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध मिलता है? तो यह जो मिलता है वह नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह जो है यह डीपीएसपी का भाग है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, ई नंबर आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है आपको बताना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो चारों राज्य में विधान परिषद है, इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 6 राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। उसमें आता है आपका एक यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। उसके बाद आते हैं, उसके बाद यूपी, महाराष्ट्र, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। 6 राज्य जो है जिसमें विधान परिषद भारत में वर्तमान है। आगे 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है? तो वह राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 61 के तहत अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में
उल्लेख नहीं है, तो क्षेत्रीय परिषद का जो है वह उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 में। ठीक है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि आप डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% सीमित कर दी गई है? तो यह जो है वह की गई थी, वह 91वां संविधान संशोधन 2003 में की गई थी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। तो यही शामिल नहीं है। यह परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, कितना? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत 43 के अंतर्गत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट को मिला हुआ है। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? गठन एवं समाप्ति की जा सकती है लोकसभा के पूर्ण बहुमत के से पारित से। गलत बात। लोकसभा के साधारण बहुमत एवं संबंधित राज्य के विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव से, यह भी गलत है। संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा पूर्ण बहुमत से, ठीक है, से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव से, तो ये भी गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद के द्वारा पारित विधि द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है या गठन किया जा सकता है विधान परिषद का। ठीक है, विधान परिषद का जिक्र अनुच्छेद 169 में किया गया है, 169 के सब क्लॉज ए में। चलिए, 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो यह जो क्या असत्य है, महान्यायवादी वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये असत्य है। वह लोकसभा में महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता है। बाकी वह लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा जिस समिति का सदस्य है, लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, लेकिन वह मतदान में भाग नहीं लेता है। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था? तो बोहरा समिति का जो गठन है वह राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संबंधों की जांच हेतु किया गया था 1993 में। कब किया गया था? 1993 में। आगे 55 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? तो अब तक एक बार भी नहीं हुई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। 2 बार, 4 बार, 3 बार, सिर्फ एक बार, एक भी बार नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। डी नंबर, ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है, कौन सा मरुस्थल सो बताना है आपको। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महादेव से संबंधित है। कालाहारी मरुस्थल जो है वह भी अफ्रीकी महादेव से संबंधित है। बायुदा मरुस्थल ये भी अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है। मोजाबे मरुस्थल ये अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित नहीं है। मोजाबे मरुस्थल कहाँ है? यूएसए में। कहाँ है दोस्तों? यूएसए में। चलिए, आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से दक्षिणी अमेरिका का स्थल रूप देश लैंडलॉक कंट्री जिसको कहा जाता है वह कौन सा है? तो बोलीविया और पराग्वे। मात्र 2 ही एक ऐसा दक्षिणी अमेरिकी देश है जो लैंडलॉक कंट्री है, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, ई नंबर आंसर। आगे देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और उसकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एस्किमो जनजाति जो है वह उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। माओरी जनजाति जो है वह न्यूजीलैंड की जनजाति है। बुशमैन जनजाति तो अफ्रीकी है और सेमांग जनजाति जो है वो मलेशिया की जनजाति है। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति हो गई आपकी उत्तरी अमेरिका। तो एक
1 का 2, तो 1 का 2 जगह है, बी और डी में आगे मिलाते हैं। माउरी जनजाति, तो बी का 4, तो बी का 4 सिर्फ डी में है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल और वह उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो वह जो है वह डोवर जल संधि जो है वह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। आगे, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है और भारत का स्थान तीसरा है, इसे भी याद रखेंगे। भारत का स्थान विश्व में तीसरा है नारियल के उत्पादन में। आगे, निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो यह जो है वो पश्चिम चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में जो है वह बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है और बूढ़ी गंडक जो है वह नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो यह पूर्णिया जिला जो है वह पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। बिहार के 3 जिला कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जो है, पूर्णिया और वह किशनगंज जो है वह वेस्ट बंगाल से लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा पाइराइट पाए जाते हैं। जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात मधेपुरा जिला का है, सॉरी गोपालगंज जिला का है। सब सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? गोपालगंज जिला का। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 221 है यहाँ का लिंगानुपात। और सबसे कम बोलेगा तो मुंगेर, इसे भी याद रखें। कहाँ है? मुंगेर 876। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम जो गंगा नदी की लंबाई है वह समस्तीपुर जिला में है। किस जिला में है? डी नंबर आंसर हो जाएगा, समस्तीपुर जिला। और सबसे अधिक लंबाई पटना जिला की है, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक। एक बार बीपीएससी भी कैसा प्रश्न पूछ चुका है प्री में कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से स्पर्श करती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे और हम इस सब रिलेटेड बिहार से नदी वगैरह से रिलेटेड जो भी अच्छे प्रश्न हैं सारे का वीडियो हम एक अपलोड कर देंगे, जिसमें सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है तो 1540 वर्ग किलोमीटर, जो 0.22% है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, 1540 किलोमीटर। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में सम्मिलित है? तो उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, कच्छकारण सभी सम्मिलित हैं, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, ई नंबर। पालकुंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पालकुंडा पर्वत जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सी नंबर आंसर सही है। कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कोलदाम परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ है? सतलज नदी पर। आगे 70 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जिसकी लंबाई कुल 1632 किलोमीटर 20 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर। इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया तक। उसके बाद है शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा जो है वह कहलाती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा को शून्य रेखा कहते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश की रेखा को। निम्न में से किस राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है? तो यह झारखंड से नहीं गुजरती है। ठीक है, और भारत की यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे भी याद रखेंगे। भारत की यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय यामोत्तर। ठीक है, उस 5 राज्य का जो क्रम है उसे भी याद रखेंगे और 5 राज्यों का नाम भी आप याद रखेंगे। हम एक लिख देते हैं यहाँ पर, हम बोल देते हैं, आप उसे याद रखिएगा। पहला यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे है गरजता चालीसा, प्रचंड चालीसा, चिखता साठा क्या है? तो यह पछुआ पवन है। क्या है? यह पछुआ पवन है।
आगे का प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैंडल पीक, जिसकी कुल ऊंचाई जो है उसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। याद रखेंगे कितना है? 732 मीटर सैंडल पीक की। अंजुना द्वीप स्थित है। अंजुना द्वीप जो है वह गोवा तट पर स्थित है। कहाँ है अंजुना द्वीप? गोवा तट पर। आगे का प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वह जो है वह प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये दोनों है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है वो प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल है। ए और सी, 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था? तो यह जो है 1987 में इसका गठन किया गया था। ए नंबर इसका आंसर सही होगा। उसके बाद का प्रश्न है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि शामिल नहीं है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो निर्माण की गतिविधि शामिल नहीं है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में। ठीक है, आगे का प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को कब अपनाया गया था? भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को कब अपनाया गया था? तो यह जो है वह 2010 में अपनाया गया था। इस चिन्ह को किसको इसको याद रखेंगे। ऐसा जो चिन्ह है भारतीय मुद्रा का प्रतीक, उसको 2010 में अपनाया गया था। ठीक है, आगे है, बजट एक लेख पत्र होता है। बजट एक लेख पत्र होता है सरकार की राजकोषीय नीति की। ठीक है, सरकार की राजकोषीय नीति की बजट एक लेख पत्र होता है। उसके बाद का प्रश्न है, IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो यह जो है वह निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों दोनों को ऋण उपलब्ध करवाता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ई नंबर आंसर हो जाएगा। और IFCI का गठन 1 जुलाई 1948 को किया गया था। इसे याद रखें, कब किया गया था? 1948 को। आगे है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो वह 55.3% जनसंख्या जो है वह नगरों में निवास करती है। आगे का प्रश्न है, चालू खाता घाटा क्या होता है? तो यह जो होता है वह कुल निर्यात से देश में कुल निर्यात से अगर कुल आयात अधिक होने के कारण जो घाटा होता है उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालू खाता घाटा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो प्रतिबद्ध का व्यय का बजट अनुमान जो है वह 1,37,460.94 करोड़ रुपया है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट का अनुमान जो है वह 1,37,460.94 करोड़ रुपया है। उसके बाद है, कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात का स्रोत था? आयात का स्रोत जो था वह चीन था। कौन था? अप्रैल-नवंबर 2021 में चीन था। इसे भी याद रखें, कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात का स्रोत था? तो चीन। सी नंबर आंसर सही है। उसके बाद का प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो यह जो है वह राजस्व आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान जो है वह केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो राजस्व आय के अंतर्गत। आगे है, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में। डी नंबर इसका आंसर से हो जाएगा, बैंगनी रंग में।
आगे है दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। ए नंबर आंसर सही है। उसके बाद है आगे के प्रश्न को देखते हैं। शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क सेल में कैथोड के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है, तो निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जब वस्तु निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उस संबंध में देखिए क्या है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, तो सही बात है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। देखिए इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, घटती है या बढ़ती है। हम आई का चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से अगर मान के चलिए और यहाँ हम लेंस बनाते हैं, ये लेंस हुआ। अगर यहाँ से प्रकाश आती है, यहाँ से देखिए, यहाँ से वस्तु से आने वाली समानांतर प्रकाश अगर आती है तो यहाँ ये लेंस से गुजरी और यहाँ रेटिना, ये रेटिना है, रेटिना। और जब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगी, क्या होगी, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगी, यहाँ प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगी, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगी तो फोकस दूरी क्या होगा, घट गया। अब फोकस दूरी घटा तो P बराबर होता है 1/f, तो फोकस दूरी घटा तो पावर क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसी पर है फोकस दूरी घट जाती है, तो सही बात है, फोकस दूरी भी घट जाएगी। और जब फोकस दूरी घटेगा तो P बराबर बताया हम 1/f होता है, तो फोकस दूरी घटेगा तो लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी। सी सही है, 1 ABC सही है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न को देखिए। आगे का प्रश्न कहता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, क्या होता है, वेबर, ठीक है। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वह ल्यूमेन होता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न को कहता है, आगे का प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। आगे का प्रश्न कहता है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो ये देखिए, इसके लिए हम बना सकते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है जो हम लिख दे रहे हैं, F-32 और बटा में 180, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या करें, सेल्सियस का मात्रा दे दिया है 50, तो 50 - 0 बटा में 100 और बटा में एफ हमको निकालना है, F-32 और बटा में 180, तो ये तो हो गया 2 और ये 80, तो F बराबर क्या हुआ, 90 + 32, F बराबर 90 + 32, F बराबर 90 प्लस में 32 कितना हुआ, 122 फ़ारेनहाइट। कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है हमको 122 फ़ारेनहाइट, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 122 फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो उत्पाद हिंग जड़ से होता है, ये सही है, ठीक है। रबर जो है वह तना से होता है, किससे होता है, तना से। कुनैन छाल से होता है, कुनैन छाल से होता है, न कि कुनैन फल से होता है, क्या होता है, कुनैन छाल होता है। हफीम फल होता है, न कि छाल होता है, ठीक है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह जो है वह अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम जो होते हैं उनकी भूमिका सबसे अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे 95 नंबर प्रश्न है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, तो वह जो है उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, किसमें, उभयचर में। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, लगभग 75% पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में पाया जाता है। आगे देखिए, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, पोलियो का जो वायरस है वह शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से, किससे करता है, दूषित भोजन और जल से। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जो पोलियो मेलाइटिस नामक विषाणु के कारण होता है, किसके कारण होता है, पोलियो मेलाइटिस नामक विषाणु के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, नियॉन का।
आगे है किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल है? किस रासायनिक पदार्थ का ऑयल ऑफ विट्रॉल है? तो यह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कौन है? H2SO4। फिटकिरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो फिटकिरी में हाइड्रोजन के 48 परमाणु पाए जाते हैं। कितने परमाणु? 48 परमाणु पाए जाते हैं। आगे देखिए, आगे का 101 नंबर प्रश्न है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरण से दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का क्या नाम है? तो वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का क्या नाम है? तो उसका नाम लाइकोपिन है। क्या है? लाइकोपिन। कौन है? लाइकोपिन। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, डीएनए निम्न में से किस में पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक, हरित लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ई नंबर। आगे के प्रश्न को देखिए, आगे का प्रश्न है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है? तो वह जो है वह फ्यूकस का प्रयोग जो है वह आयोडीन बनाने में होता है। ठीक है, किसका? फ्यूकस का प्रयोग किस में होता है? आयोडीन बनाने में होता है। चलिए आगे है, निम्न में से किसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया उभयचर वर्ग कहा जाता है? तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा और लाइकेन। तो यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पौधे जो है वह मिट्टी में रहते हैं। क्या रहते हैं? मिट्टी में। लेकिन लैंगिक और लैंगिक प्रजनन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है? अलैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता पड़ने के कारण यह उभयचर वर्ग में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो फ्लोरीजेंस। किसे कहा जाता है? फ्लोरीजेंस। ठीक है, आगे है 106 नंबर प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए जाना जाता है? तो बीएमडी परीक्षण, बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? केचुए में 5 जोड़ी हृदय होते हैं। कितने होते हैं? 5 जोड़ी केचुए में हृदय होते हैं। आगे देखिए, आगे है, जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, उनके आरबीसी की मात्रा क्या परिवर्तन होता है? उनकी आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो आरबीसी की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। आरबीसी के लिए हम याद रख सकते हैं, उनका कार्यकाल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 2 से 4 दिन होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का कार्यकाल 3 से 5 दिन होता है। डी नंबर आंसर इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। आगे अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यह जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र के प्याज और सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। आगे है, टाइम्स एयर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है? आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है, तो वह कॉर्बोवैक्स। कौन है? कॉर्बोवैक्स। बी नंबर आंसर हो जाएगा सही। आगे देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप। डी इज द राइट आंसर। गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित है। राजस्व घाटा जो अनुमानित है वह जो है वह सकल घरेलू उत्पाद का 3.8% है। कितना है? सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 3.8% है। आगे है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग
कर्मचारी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और दिव्यांगों को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने एक लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, वह पीएनबी बैंक ने लॉन्च किया है व्यक्तियों के अधिकारों एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? किसको वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो विश्व पर्यटन संगठन को 2020 का वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो भाव्यालाल को। किसे? भाव्यालाल को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। डी इज अ राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? तो यह तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान है जिसमें गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ए नंबर राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? एस्टर एक्स का आयोजन फ्रांस ने किया है, अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास करेगा। उसके बाद 121 नंबर प्रश्न है। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? तो फिलीपींस ने बाल विवाह को क्या बना दिया है? अवैध बना दिया है। फिलीपींस ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है। उसके बाद 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न है, चलिए 122 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो वह जो है एंटीगुआ और बारबुडा जो है वो 102वां देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। उसके बाद है हाल ही में निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। रोहित सरदाना का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? वह पत्रकारिता से संबंधित थे। जगमोहन मल्होत्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी सितार वादक थे और चंद्रो तोमर जो थे वह शूटिंग से संबंधित थे। इस प्रकार अगर आप मिलान करते हैं तो इसका आंसर ए का बी तीनों ऑप्शन में है। चलिए आगे देखते हैं। जगमोहन मल्होत्रा एक का 4 हो जाएगा, इस हिसाब से बी नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक जो है वह ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है आपको बताना है। तो यह है हंटर वाइडेन। कौन है? हंटर वाइडेन। आगे 125 नंबर प्रश्न है। जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन डॉलर को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? तो वह जो कंपनी है वह एप्पल कंपनी बन गई है जो बाजार में पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन डॉलर को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो वह 2030 तक। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा वर्ष 2030 तक। चलिए 127 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जिसे चुना गया है तो वह समिया सुलूह हसन को चुना गया है। किसे? समिया सुलूह हसन को चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए 128 नंबर प्रश्न को देखिए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो यह अरुण ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है। आगे अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है? तो वह चाड। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उपविजेता कौन रही है? तो वह
वह जो महिला एकल 2021 के महिला एकल की उप विजेता जो है वह कोरोलिना प्लेसिकोवा, ठीक है, कोरोलिना प्लेसिकोवा रही हैं। कौन रही हैं? कोरोलिना प्लेसिकोवा, ठीक है। ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 131 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया है, तो वह भारत और फ्रांस। सी नंबर राइट आंसर। आगे देखते हैं। वर्ष निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वह अमित केसरवानी को अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सी इज राइट आंसर, ठीक है। 133 नंबर प्रश्न को देखिए, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल वायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल वायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो वह जो है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आगे 134 नंबर प्रश्न को देखिए। 134 नंबर प्रश्न कहता है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वयं भारत योजना के तहत आवंटित राशि है, यह आवंटित राशि है वो 64,180 करोड़ रुपया है। कितना है? 64,180 करोड़। आगे 135 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में घोषित करने की घोषणा की गई है? स्थापित करने की घोषणा की गई नोएडा। ये नंबर इज द राइट आंसर। 37 नंबर 137 है, बिहार में वर्तमान कितनी लघु जल विद्युत परियोजना चल रही हैं? बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं? तो वह 13 लघु जल विद्युत परियोजना चल रही हैं। इस प्रकार ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 138 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 की स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था वह 34,314 रुपये था। कितना? 34,314 रुपये। आगे वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय है वह जो है 1,91,956.67 करोड़ रुपया अनुमानित है। डी नंबर इज राइट आंसर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार दिया गया है? तो वह जो है वह अक्षय कुमार को दिया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को यह पुरस्कार दिया गया है? तो अक्षय कुमार को दिया गया है। किसे? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे मैथ के प्रश्न है। मैथ के प्रश्न के सारे PDF हम टेलीग्राम GS सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे। आप वहां पर जा करके इस सारे सॉल्व को देख सकते हैं। हम सारे सॉल्व करके पेपर को डालेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। हम तत्काल इसका आंसर बोल देते हैं, आप चाहे तो खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर आपसे बन जाए तो ठीक है, नहीं तो इसका सॉल्व आप GS सॉल्यूशन 96 टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम इसका आंसर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे आप लोग इसे वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा D 18,004। ठीक है, चलिए आगे है 142 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 142 नंबर आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, अगर बनेगा तो इसका आंसर होगा C। 143 का हो जाएगा B। 144 का होगा D। 145 का होगा A। 146 का हो जाएगा B। 147 का हो जाएगा C। 148 का होगा B। 149 का होगा A। अंतिम प्रश्न है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का 150 का आंसर हो जाएगा A।
चलिए दोस्तों, इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम आप लोगों के लिए एक अच्छे कंटेंट लेके आएँ, ताकि आपको एग्जामिनेशन पास करने में ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए और देखने के लिए धन्यवाद।